नमस्कार विद्यार्थियों। हम आज बात करने वाले हैं हमारा जो इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें वैदिक संस्कृति का एक पार्ट हमने पहले ही बना लिया और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए। तो आज का जो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो देखिए। जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कौन सा असुमेलित है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसके बारे में असुमेलित के बारे में हम लोगों को बताना है। तो देखिए ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव कहा है, मैक्स मुलर मध्य एशिया, गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश, दयाराम सरस्वती और पार्टीजर ने जर्मनी कहा है। तो हमें असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा असत्य है वो बताना है। तो इसमें देखिए जो असत्य कथन है वो है आपके वाला जो दयाराम सरस्वती और जो पार्टीजर है इन्होंने जो कहा है वो किसको कहा है, इन्होंने बताया है कि जो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो तिब्बत था। क्या था? तिब्बत था। तिब्बत बताया इन्होंने। जबकि जो जर्मनी है ना वो बताया है आपके पेंटा तथा हर्ट ने, पेंटा तथा हर्ट ने जर्मनी बताया है। तो याद रखना आर्यों के मूल निवास के बारे में। अगला देखिए, डीएस त्रिदेव के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था। डीएस त्रिदेव के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास है वो आपको बताना है क्या था डीएस त्रिदेव के अनुसार। तो ऑप्शन देखिए, मध्य भारत, आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास, देविका प्रदेश या दक्षिणी रूस। तो देखिए जो आपके जो सही आंसर है वो है देविका प्रदेश। देविका प्रदेश को डीएस त्रिदेव ने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया जो मुल्तान के आसपास वाला क्षेत्र था, मुल्तान। अगर मैं बात करूं मध्य भारत, तो मध्य भारत जो बताया था वो राजबली पांडे ने बताया था, राजबली पांडे द्वारा बताया गया था। ठीक है। अगर आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास बात करें तो ये एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी है उसके अनुसार है, एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है। अगर मैं बात करूं दक्षिणी रूस, तो गार्डन चाइल्ड है, गार्डन चाइल्ड इसने बताया है दक्षिणी रूस, और इसके साथ एक और थे नेहरिंग। ठीक है। तो याद रखना डीएस त्रिदेव ने किसको बताया है, हमारे देविका प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। ठीक है। अगला देखिए, जो ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता से कौन से भारतीय ग्रंथ की कुछ बातें मिलती है। तो ईरानी जो भाषा का जो एक जैन अवेस्ता वहां का ग्रंथ है। ठीक है। ईरानी लोगों का एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता, उसमें उसकी और भारतीय कुछ एक ग्रंथ ऐसा है जिसकी कुछ बातें मिलती जुलती है। तो वो ग्रंथ हम लोगों को बताना है। तो ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य। जो सही आंसर है वो आपके हैं ऋग्वेद की कुछ बातें हमारे को यहाँ पर मिलती है। ठीक है। अगला देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख हुआ है। कौन सी नदी जो है उसका सर्वाधिक उल्लेख हमारे को ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, गंगा, यमुना, चिनाब, सिंधु। तो जो सही आंसर है हमारा वो सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, सिंधु नदी। अगला देखिए, ऋग्वेद में किस पर्वत का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में कौन से पर्वत का उल्लेख नहीं मिलता है। तो हिमवंत हिमालय, मुजवंत हिंदुकुश, श्रेयणावत सुसोम कश्मीर घाटी या विंध्यन तथा सतपुड़ा। तो जो सही आंसर है वो आपकी विंध्यन तथा सतपुड़ा का हमें ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है। बाकी तीनों का हमें उल्लेख मिलता है। हिमंत आपने देखा होगा, सोमरस हिमंत चोटी से, मुंजवंत चोटी से। ठीक है। अगला देखिए, ऋग्वेद के कौन से मंडल में नदी सूक्त है। जो नदी सूक्त है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तो देखिए 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। तो जो सही आंसर है आपके 10वें मंडल में नदी सूक्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है, नदी सूक्त के बारे में। अगला देखिए, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी तथा नदीतमा किसे कहा गया है। नदीतमा किसे कहा गया है। ऑप्शन देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती या कावेरी। तो जो सही आंसर है वो आपके है नदीतमा सरस्वती को कहा गया है। लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है तो वो आपके सिंधु नदी है। लेकिन नदीतमा किसे कहा गया है, सरस्वती को कहा गया है। अगला देखिए, असुमेलित बताइए।
असुमेलित कथन का आपको चयन करना है। सतलज, सतलज को शत्रुदी कहा गया है। चिनाब, शत्रुदी। चिनाब को अस्किनी, व्यास को विपाशा, रावी को वितिस्ता। तो असुमेलित अपने को बात करनी है। तो देखो ये तीनों सुमेलित है, जबकि ये जो रावी है ये असुमेलित है। जो रावी है उसे किस नाम से जाना गया है? जो रावी है उसे परसोणी कहा गया है। परसोणी, परसोणी नदी कहा गया है। ठीक है, इसी के किनारे हम देखते हैं कि दासराग्य जो युद्ध हुआ था। इसके अलावा जो वितस्ता है वो किसको कहा गया है? जेलम को कहा गया है। झेलम नदी को वितुस्ता कहा गया है। इसके अलावा जैसे कुर्रम कुर्मू, काबुल को कुब्बा कहा गया है। काबुल को कुब्बा कहा गया है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो सदा नीरा है, गंडक जो रिवर है, गंडक रिवर को ऋग्वेद में सदा नीरा कहा गया है। ठीक है, तो ये स्वात सुवास्तु कहा गया है। इसी की तरह जो व्यास वगैरह हो ही गया हमारे, जो गोमल गोमती को गोमल कहा गया है। गोमल गोमती। ठीक है, अगला देखिए, गोमल गोमती को कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेदिक वैदिक जो कालीन समाज का सही क्रम अपने को बताना है। परिवार ग्राम 20 जन, ग्राम परिवार 20 जन, जन परिवार 20 ग्राम, या 20 ग्राम जन परिवार। तो जो सही आंसर है, सबसे छोटी से बड़ी की ओर अपने को चलना है। सबसे छोटी इकाई क्या थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी अगर अपन बात करें तो परिवार, ये वाला जो था वो था। ठीक है, आंसर सही है परिवार, फिर ग्राम, विस और जन। अगर अब परिवार या कुल भी अपन कह सकते हैं, कुल। ठीक है, आगे देखो। और जो ऋग्वेदिक की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी ना, वो कुल थी। कुल प्रशासनिक, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। ठीक है, अगला देखिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित प्रसूनी नदी के किनारे लड़ा गया दास राज्य युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? जो दास राज्य युद्ध हुआ ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये उल्लेख मिलता है हम लोगों को। और ये कहाँ पे लड़ा गया था? परशुरानी नदी के किनारे। तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। तो ये किन किन के बीच में लड़ा था? तो सूर तथा असुरों के बीच, राजा तथा प्रजा के बीच, त्रिसु जन के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के साथ ये लड़ा गया था। ठीक है, और इसके बाद इनमें लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये युद्ध हुआ था वो हुआ था त्रिशु जन के राजा और सुदास के बीच हुआ था। अगर बात करें सुदास की तरफ से, जो राजा सुदास की तरफ से जो पुरोहित था, वो पुरोहित था आपके वशिष्ठ। पुरोहित कौन था? वशिष्ठ थे, वशिष्ठ। और आपके जो 10 राजा ये थे, इनके पुरोहित थे विश्वामित्र, विश्वामित्र थे। ऐसा माना जाता है कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित हटा दिया था। इस कारण राजा जो विश्वामित्र हैं उन्होंने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और राजा सुदास से के साथ युद्ध किया। लेकिन इसमें जीत राजा सुदास की होती है, तो ये एक बात याद रखना। अगला देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं का उल्लेख हुआ है? कौन सी संस्थाओं का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? सभा समिति, सभा समिति और विदत तथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सभी संस्थाएं हैं उनका उल्लेख हुआ है। सभा जो थी वो वृद्ध या अभिजात, जो अभिजात लोग थे उनकी सभा हुआ करती थी। इसके बाद समिति को देखें तो ये सामान्य जनता इसमें भाग लेती थी, सामान्य जनता। ठीक है, ये और जो विदत थी ये आर्यों की सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी, ये संस्था थी, सबसे प्राचीन संस्था थी। ठीक है, अगला देखिए। ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? इंद्र को, अग्निदेव को, जलदेव को, या विष्णु जी को? तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि पुरंदर ये किलों का विध्वंस करने वाला कहा गया था इसको। अगला देखिए, ऋग्वेद में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप या गृहपति, पुरुप, स्पस या वार्जपति? तो जो सही आंसर है वो कुलप या गृहपति, कुल के परिवार के मुखिया को कहा जाता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। अगला वीडियो हम लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका अगर सपोर्ट रहा तो हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। थैंक यू।